हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही धांसू और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इस क्लास को मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और आने वाले हर दोस्तों तो वो इसको बता दीजिए कि आने वाली क्लास में आप अपने सपनों को पूरा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसको ज्यादा से ज्यादा अपने मैक्सिमम दोस्तों तक इसको शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अपन ने कल पढ़ा था, अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील कर लिया है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से होते हैं, कब इनका यूज किया जाता है और किसका कितना टाइम पीरियड होता है, कितना इसका ड्यूरेशन या इफेक्टिवनेस होती है, सभी के बारे में एक एक के बारे में अपन ने पूरी तरीके से लंका लुटा दी है वहां पर। तो एक एक टॉपिक को वहां पर जाकर के आप अच्छी तरीके से नोट्स बना करके वहां पर लिख सकते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कि मैं रास्ते भी जानता हूं, मैं चलना भी जानता हूं, कि मैं रास्ते भी जानता हूं, मैं चलना भी जानता हूं, मैं आग हूं तबीयत से जलना भी जानता हूं, मुझे मौम समझने की भूल मत करना, मैं सूरज हूं डूब करके निकलना भी जानता हूं, मैं सूरज हूं डूब करके निकलना भी जानता हूं। तो जैसे सूरज डूब करके वापस अगले ही दिन अपने उसी जोश उमंग और उत्साह के साथ में, उसी जोश जुनून और जज्बे के साथ निकलता है, वैसे ही आपको हमेशा अपने स्टडी को कंटिन्यू रखना है, अपने टारगेट को सेट करना है और आने वाली जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें जाकर के आपको झंडे गाड़ने हैं। आप पहले भी विजेता थे, अब भी विजेता है और आने वाली एग्जाम में भी विजेता बनकर के उभरोगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इसीलिए आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव मोटिवेशन, अपना सेल्फ का इंटरनल मोटिवेशन जगाना है, अपने जोश जुनून और जज्बे में, अपने खून में वो उबाल लाना है, जिससे आप अपने सिलेक्शन को जितनी जल्दी हो सके उससे जल्दी से जल्दी उसे पा करके अपने और अपने माता पिता का, अपने परिवार वालों का नाम रोशन करे और देश में जाकर के कुछ उन्नति करे। तो हम अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डील करेंगे, जहां पर अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में। अब यहाँ पर डील करने जा रहे हैं अपन एंटीनेटल केयर के बारे में। तो यहाँ पर अपन एंटीनेटल केयर के बारे में डील करेंगे पहले कि एंटीनेटल केयर क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या क्या होती है, इसमें कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती है। तो पहले अपन डील कर लेते हैं कि यहाँ पर एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर और पोस्टनेटल केयर कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एंटीनेटल केयर के बारे में। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या होती है इसकी बात करते हैं। तो एंटीनेटल केयर का मतलब होता है कि जब भी आपका कंसेप्शन हुआ था, जब भी भैया जी और भाभी जी के बीच में T20 का मैच देखने को मिला था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, दोनों पर पीरियड ऑफ द कंसेप्शन से लेकर के और डिलीवरी तक का जो समय होता है उसे नाम दिया जाता है एंटीनेटल केयर के नाम से जानते हैं। तो डे ऑफ कंसेप्शन से ऑनसेट ऑफ लेबर तक का जो समय होता है उसे एंटीनेटल पीरियड के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आपको लिखना है सबसे पहले कि एंटीनेटल पीरियड क्या होता है। तो एंटीनेटल पीरियड का मतलब होता है डे ऑफ कंसेप्शन से लेकर के डे ऑफ कंसेप्शन टू ऑनसेट ऑफ लेबर, जब तक कि लेबर का ऑनसेट होता है, ऑनसेट ऑफ लेबर के ऑनसेट तक का जो टाइम इंटरवल होता है उसे नाम दिया जाता है, या जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड को नाम देते हैं कि यहाँ पर एंटीनेटल पीरियड कहलाएगा। यानी डे ऑफ कंसेप्शन से लेकर के उस दिन से लेकर के जब भैया जी और भाभी जी के बीच में लास्ट गेम देखने को मिला था, लास्ट मैच हुआ था, जहां पर क्या हुआ था, कंसेप्शन हुआ था, वहां पर ओवम का और फर्टिलाइजेशन हुआ था, जहां पर स्पर्म और ओवम का मधुर मिलन हुआ था। उसके बाद में क्या बना था, तो वहां से डे ऑफ कंसेप्शन से लेकर के जहां पर जायगोट बना, जायगोट से लेकर के यहां पर ऑनसेट ऑफ लेबर, जब तक लेबर ऑनसेट होता है। अब अपन ने अच्छी तरीके से लेबर पढ़ा हुआ है ओपीजी में। तो लेबर का मतलब यही होता है कि जहां पर लेबर की एक स्टेज ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है, जहां पर जो बच्चा होता है वो वुम्ब से निकल करके वजाइना के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर डिलीवरी कर दी जाती है, उसे लेबर कहते हैं। तो ऑनसेट ऑफ लेबर तक का, डे ऑफ कंसेप्शन से ऑनसेट ऑफ लेबर तक का जो समय होता है या टाइम पीरियड होता है उसे एंटीनेटल पीरियड के नाम से जानते हैं। तो यहां पर अपन ने इसके बाद में घटपाल पढ़ा हुआ है, जीटीपीएल पढ़ा है। तो अपन ने जीटीपीएल किस
तरीके से निकालते हैं, अच्छी तरीके से ओबीसी में डील किया हुआ है। तो यहां पर अपन को आगे पढ़ना है कि फर्स्ट, अब बात कर लेते हैं सीएचएमसी में यानी सीएचसी पर। एक ही बहुत ही बढ़िया आपका सीएचएन में एक क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट रेफरल यूनिट की बात करें, एक्चुअल में इंटीनेटल का पार्ट नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन की बात करें जो अभी मेरे को याद आया है कि यहां पर आपको बहुत एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फर्स्ट रेफरल यूनिट, फर्स्ट रेफरल यूनिट, तो फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको कहा जाता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या होती है। तो सीएचसी को फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा जाता है। सीएचसी का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या सीएचसी होती है, उसको फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार में एग्जाम में पूछा जाता है, पूछे जाने की बहुत ज्यादा यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या होता है। फर्स्ट रेफरल यूनिट का मतलब होता है कि जहां पर सबसे ज्यादा पहले रेफर करते हैं। तो सीएचसी पर सबसे ज्यादा कहां से आएगा? अगर कोई सब सेंटर है, पीएचसी है, सबसे ज्यादा रेफर होकर के केस कहां पर आता है? सीएचसी पर भेजते हैं। तो इसीलिए जो फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है सीएचसी को कहा जाता है। बात करते हैं एंटीनेटल विजिट की। तो एंटीनेटल विजिट, अब जहां पर भाभी जी है वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी क्या करवानी है? एंटीनेटल विजिट करवानी है। अब एंटीनेटल विजिट क्यों जरूरी है? ताकि भैया भाभी जी और भाभी जी के उसके पल रहे बच्चे के में कोई भी किसी तरीके की अगर डिफॉर्मिटी या डिजीज देखने को मिलती है तो उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके उसका जल्दी से जल्दी क्या करवा सकते हैं? उसका इलाज या ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। इसीलिए एंटीनेटल विजिट की जाती है ताकि भाभी जी यानी जो मदर है और उसका जो बेबी है, फीटस है, उसके बारे में पता लगाया जा सके, उसकी जो एबनॉर्मलिटी है, डिजीज कंडीशन है, उसके बारे में पता लगाया जा सके। तो बात करते हैं एंटीनेटल विजिट यानी नेटल से पहले, जन्म से पहले जो विजिट की जाती है उसे बच्चे के जन्म से पहले जो भी विजिट की जाती है जाकर के वहां पर तो उसे नाम दिया जाता है एंटीनेटल विजिट के नाम से जानते हैं। अब मिनिमम एंटीनेटल विजिट की बात करें तो मिनिमम एंटीनेटल जो विजिट होती है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी? तो कम से कम बताइए कितनी विजिट होनी चाहिए? तो मिनिमम जो एंटीनेटल विजिट है कम से कम 4 विजिट तो होनी चाहिए। WHO भी कहता है, भारत सरकार भी कहती है कि कम से कम अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई है तो उसकी कम से कम 4 एंटीनेटल विजिट होनी चाहिए। तो भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कहेगी कि इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार कब कब विजिट होनी चाहिए? तो यहां पर इंडियन गवर्नमेंट कहती है फर्स्ट है तो 12 वीक पर करवा लो, 20 वीक पर करवा लो, 32 वीक एंड 36 वीक, 32 और 36 वीक पर यहां पर विजिट करवा लो। तो यहां पर इंडियन गवर्नमेंट कहती है, भारत सरकार कहती है कि यहां पर 12, 20, 32 और 36 वीक पर एंटीनेटल विजिट होनी चाहिए। जबकि भाई साहब आपके WHO कहते हैं कि कब कब विजिट होनी चाहिए? तो WHO कहता है कि पहली विजिट है 20 वीक पर करवाओ, दूसरी विजिट है 28 वीक पर कराओ, तीसरी विजिट है 32 वीक पर और 36 वीक पर चौथी विजिट करवानी है। तो यहां पर WHO कहता है कि यहां पर पहली विजिट है 20 वीक पर होनी चाहिए, सेकंड है वो 28 वीक पर करवानी है, 32 एंड 36 वीक पर तीसरी और चौथी विजिट करवानी है। जबकि इंडियन गवर्नमेंट कहती है पहली विजिट है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लास्ट वीक होता है 12 पर, तो 12 वीक पर करवा लो, 28 वीक पर करवाओ और 32 और 36 वीक पर तीसरी और चौथी विजिट करवाओ। अब अपन ने पढ़ा था कि ट्राइमेस्टर के बारे में, तो ट्राइमेस्टर के बारे में आपको ओबीजी में अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है कि ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी में, उसको तीन तीन महीनों में बांटा गया है प्रेगनेंसी को। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें,
फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 1 से लेकर के 12 वीक तक देखने को मिलेगा। सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करूं तो जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है वो सेकंड ट्राइमेस्टर होगा 13 से लेकर के 28 वीक तक होता है। बात करें थर्ड ट्राइमेस्टर की तो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो आता है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा 29 से लेकर के 40 वीक तक देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपको अच्छी तरीके से पता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा 1 से 12 वीक तक होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर 32 से 28 वीक तक होगा, थर्ड ट्राइमेस्टर है वो 29 से लेकर के 40 वीक तक देखने को मिलेगा। इसके बाद में डील करते हैं कि यहां पर क्या होगा, प्री टर्म, टर्म और पोस्ट टर्म किसे कहेंगे, तो आपको ओबीजी में भी पढ़ाया था और यहां भी आपको एक बार वापस से रिवीजन करवा देता हूं कि प्री टर्म, टर्म और पोस्ट टर्म किसे कहेंगे। तो प्री टर्म का मतलब होता है 22 वीक से लेकर के बिफोर द 37 वीक, 22 वीक से लेकर 37 वीक से पहले तक का जो बच्चा जन्म लेता है उसे प्री टर्म कहेंगे। टर्म की बात करें तो यहाँ पर 37 से लेकर के 42 वीक तक का और 42 वीक के बाद में जो बच्चा जन्म लेता है उसे पोस्ट टर्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको हर कोई एक क्वेश्चन है वो अपने आप में क्या है 2 नंबर लाने वाला है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है यहाँ से स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को देखना है शुरू से लेकर के लास्ट तक। तो यहाँ पर प्री टर्म की बात करें, प्री टर्म क्या होगा, तो प्री टर्म होता है वो 22 वीक से लेकर के 37 वीक तक का जो फीटस होता है या फीटस की जो डिलीवरी होती है 22 से लेकर के 37 वीक के बीच की जो फीटस की डिलीवरी होगी उसे नाम दिया जाता है प्री टर्म। बात करते हैं कि टर्म किसे कहेंगे, तो टर्म का मतलब होता है कि बच्चा है वो 37 से लेकर के 42 वीक तक का बच्चा अगर कोई जन्म लेता है तो उसे टर्म कहेंगे। बात करें पोस्ट टर्म की कि पोस्ट टर्म का मतलब होता है टर्म के बाद, और टर्म के बाद कब 42 के बाद में अगर कोई बच्चा डिलीवर होता है 42 वीक के बाद तो उसे पोस्ट टर्म के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अपन ने विजिट पढ़ ली है, अब बात करते हैं मिनिमम 4 विजिट पढ़ी है। मिनिमम 4 विजिट भारत सरकार भी यही कहती है, WHO भी यही कहता है कि मिनिमम 4 विजिट होनी चाहिए। भारत सरकार ने 12, 20, 18, 12, 20, 32, 36 पर करवा दी, WHO ने 20, 28, 32 और 36 पर यह विजिट करवाई है। आगे चलते हैं यहां पर कि अब आइडियल विजिट की बात करें कि आइडियल विजिट ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप के दौरान या एंटीनेटल पीरियड के दौरान आइडियल विजिट कितनी होनी चाहिए, तो यहां पर आइडियल विजिट की बात करते हैं तो 13 से लेकर के 13 to 14 विजिट को आइडियल विजिट मानते हैं। 13 से लेकर 14 विजिट होनी चाहिए, एंटीनेटल विजिट है। आइडियल की बात करें, मिनिमम की पूछे तो 4 देना है आंसर। बात करें आइडियल की कि आइडियली कितनी होनी चाहिए, 14 होनी चाहिए। 13 से लेकर के 14 कैसे होगी, अब यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट 7 मंथ की कि कैसे आपको 13 से 14 करवानी है। तो बात करेंगे, अब आपने 13 से 14 तो बोल दिया, लेकिन 13 से 14 कब कब करवानी है, तो बात करते हैं फर्स्ट 7 मंथ में। फर्स्ट 7 मंथ की बात करें तो फर्स्ट 7 मंथ में एवरी मंथ करवानी है। शुरू के 7 महीनों में एवरी मंथ करवानी है। तो अगर शुरू के 7 महीने में एवरी मंथ करवाओगे तो कितनी विजिट हो गई, 7 विजिट हो गई। बात करते हैं नेक्स्ट 1 मंथ की, 7 महीने के बाद में नेक्स्ट 1 मंथ, और नेक्स्ट 1 मंथ की बात करें तो यहां पर बात आती है सीधी सीधी कि 8वें मंथ में, 8वें मंथ में कितनी करवाएंगे, तो एवरी 15 डेज पर करवाते हैं। जो 8वां महीना होता है गर्भ का उसमें क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के 8वें मंथ में एवरी मंथ एवरी 15 डेज, सॉरी यहाँ पर एवरी 15 डेज करवाएंगे। और एवरी 15 डेज पर क्या होता है, एवरी 15 डेज के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर कितनी विजिट हो गई, 2 विजिट हो गई। आगे बात करते हैं लास्ट मंथ की, नेक्स्ट 1 मंथ। नेक्स्ट 1 मंथ की बात करें, यहां पर बात चल रही है नेक्स्ट 1 मंथ, तो नेक्स्ट 1 मंथ कौन सा मंथ हुआ, 9th मंथ। 9th मंथ की बात करें तो 9th मंथ में क्या होता है, यहां पर एवरी 7 डेज
प्रत्येक 7वें दिन पर यहाँ पर विजिट होनी चाहिए, क्योंकि अब भाभी जी का नन्ना मुन्ना प्यारा रसगुल्ला है, बाहर आने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर एवरी 7 डेज में एक विजिट होनी चाहिए। तो टोटल विजिट कितनी हो गई, यहाँ पर एक महीने में 4 विजिट हो गई 9 में। बात करें नेक्स्ट जो बाकी के 7 9 महीने प्लस 7 डेज की प्रेगनेंसी होती है, टोटल 280 दिन की प्रेगनेंसी होगी। तो उसमें से क्या करना है, नेक्स्ट 7 डेज जो बचा हुआ है उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट 7 डेज में एक प्रेगनेंसी आएगी, नेक्स्ट 7 डेज में एक आएगी। तो टोटल जोड़िए यहाँ पर प्लस कर लीजिए 7 2 9 प्लस 4 प्लस 13 प्लस 1। तो यहाँ पर टोटल कितनी विजिट हो गई है, टोटल 14 विजिट है। अगर टोटल 14 विजिट है, आइडियल विजिट की बात करें 13 से 14 होगी। कब कब करवानी है, तो फर्स्ट 7 महीने होते हैं, पहले जो भी प्रेगनेंसी के 7 महीने होंगे एवरी मंथ विजिट करवानी है। बात करें नेक्स्ट 1 मंथ की, मिट मींस 8वें मंथ में, 8th मंथ में क्या करो करवानी है, एवरी 15 डेज पर कराएंगे। तो 2 विजिट हो गई। बात करें नेक्स्ट 1 मंथ की, 9वें मंथ में एवरी 7 डेज पर करवाते हैं, तो टोटल 4 विजिट हो गई। नेक्स्ट जो 7 डेज बचा हुआ था, 9 मंथ प्लस 7 डेज, तो यहाँ पर एक और विजिट होगी। तो टोटल जो 7 2 9 9 4 13 और एक 14 विजिट है। तो आइडियल विजिट है वो 13 से 14 आ गई है। कब कब करवानी है, अगर कोई चाहे स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि यहाँ पर जो नैगली रूल होता है उसके द्वारा किस प्रकार से ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाली जाती है। अब भाभी जी को देख करके, भाभी जी की लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूछ करके डॉक्टर ये कैसे बता देता है कि बच्चे की डिलीवरी इतनी से लेकर के इतनी तारीख को हो जाएगी। तो वो कोई भगवान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ईडीडी का कैलकुलेशन करता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बताता है। तो यहाँ पर जब भी भाभी जी जाती है हॉस्पिटल में, वो जा करके डॉक्टर से मिलती है, डॉक्टर उसको एक डेट दे देता है। अब डेट कैसे देता है, किस तरीके से वो डेट निकालता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने जाऊंगा कि यहाँ पर जो डेट निकाली जाती है वो नैगली रूल के द्वारा निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की बात करेंगे, यहाँ पर किस तरीके से ईडीडी को निकालते हैं। तो कई बच्चों को यहाँ पर आज तक क्या था, कंफर्मेशन नहीं था ईडीडी को किस तरीके से निकालते हैं। आज उनके सारे कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा कि किस तरीके से ईडीडी को यहाँ पर निकाला जाता है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पर किस तरीके से डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर चुपके से गुरु मंत्र देकर के कैसे बता देता है कि आपकी डिलीवरी होगी, वो फलाने से लेकर के फलानी तारीख के बीच में हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको उसका फॉर्मूला बताता हूं, आप भी फिर जाकर के किसी भी भाभी जी की डिलीवरी करवा सकते हैं, उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बता सकते हैं कि कब भाभी जी को क्या होगा, उसका नन्ना मुन्ना रसगुल्ला निकल करके बाहर आएगा। और बाहर आएगा तो क्या होगा, अस्पताल और घर मोहल्ले में क्या बढ़ जाएंगे, लड्डू बढ़ जाएंगे और घर में किलकारियां गूंजेगी, खुशियां आ जाएगी। तो बात करते हैं यहाँ पर ईडीडी के बारे में। ईडीडी अगर किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ईडीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है अनुमानीय जो डेट होती है डिलीवरी की वो क्या होगी। तो यहां पर इसको एक फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूले को नाम दिया गया है नैगली रूल। नैगली रूल या नैगली फॉर्मूला के नाम से इसको जानते हैं। इन्होंने की नैगली ने इसको दिया था, उन्हीं के नाम पर क्या रख दिया, ईडीडी के जो फॉर्मूला है उसे नैगली रूल या नैगली फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है। तो ईडीडी को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो दिया गया है, तो 9 मंथ प्लस 7 डेज किसमें प्लस करना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एलएमपी, लास्ट एलएमपी का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। भाभी जी से पूछना है कि उसकी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल थी वो कब आई थी, और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी आपको क्या करना है, फर्स्ट डे याद रखना है। लास्ट डे से कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट
मेंस्ट्रुअल साइकिल, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल भाभी जी में कब आई थी, उसका फर्स्ट डे यहां पर काउंट होगा। तो एलएमपी, एलएमपी से क्या करना है, लास्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे लेना है। फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आई थी, लास्ट बार भाभी जी में खून की नदियां बही थी, तो उसका फर्स्ट डे कब था, तो फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ से यहां पर ईडीडी को निकालना है। सपोज दैट अगर किसी भाभी जी की यहां पर क्या है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे देखने को मिलता है यहां पर 9 जनवरी 2022, तो इसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कब थी, या बात कर ले कि अगर किसी फीमेल में या किसी भाभी जी की जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे था वो 9 जनवरी 2022 थी, या बात कर ले कि अब 23 आ गई है तो आप 24 में भाभी जी की डिलीवरी करवाओ या 23 में करवाओ, तो आने वाली लेते हैं, भविष्य की डिलीवरी करवाएंगे यहां पर। तो 9 जनवरी 2023 में एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इसकी कब होगी, अगर किसी फीमेल का लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे 9 जनवरी 2023 था, तो इसकी आने वाली ईडीडी की कैलकुलेशन करो। तो ये एग्जांपल है, इसको जल्दी से निकाल करके जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके बताओगे कि यहां पर 9 डे पर जनवरी 2023 इसका एलएमपी है, उसका फर्स्ट डे है, तो इसका ईडीडी होगा कब होगा, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कब होगी, तो 9 जनवरी। 9 के बाद में इसमें क्या करना है, प्लस करना है 7, तो 9 7 16, तो 16 यहां पर 16 लिखना है। बाद में इसमें क्या करना है, 9 मंथ को काउंट करना है, तो जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर में कितनी हो गई यहां पर, अक्टूबर 16 अक्टूबर 2023 को यहां पर क्या होने वाली है, ईडीडी रहने वाली है। तो जनवरी के बाद में 9 मंथ काउंट करने हैं प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ काउंट करोगे तो 16 अक्टूबर 2023 को भाभी जी की ईडीडी रहेगी, वो कितनी रहने वाली है, भाभी जी की ईडीडी है इस एग्जांपल में 16 अक्टूबर 2023 होगी। तो इसी तरीके से आप ईडीडी निकाल सकते हैं। ईडीडी का ये वाला सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है। बात करें एक और फॉर्मूला है कि एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे लेना है, तो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस यहां पर क्या करना है, प्लस करना है या माइनस कर सकते हैं, तो प्लस करोगे या माइनस करोगे तो यहां पर आप किस तरीके से यहां पर निकाल सकते हो कि यहां पर ईडीडी किस तरीके से देखने को मिलेगी। तो आगे चल करके इसके बारे में भी पता लगाएंगे कि किस तरीके से यहां पर ईडीडी को निकाला जाता है। तो ईडीडी के बारे में भी इस तरीके से भी अपन निकाल सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर आगे ईडीडी निकाल सकते हैं। तो एलएमपी में क्या करना है, प्लस 12 मंथ को क्या करेंगे, इसमें प्लस करना है, माइनस करना है उसमें से 3 मंथ प्लस 7 डेज। समझ में आया कुछ। एलएमपी के बाद में 12 मंथ इसमें प्लस करना है, ठीक है, माइनस करो उसमें से 3 मंथ, लेकिन ये क्या है थोड़ा ज्यादा टिपिकल हो जाता है, प्लस इसमें 7 डेज करो। तो यहां पर एलएमपी से भी निकाल सकते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे प्लस उसमें 12 मंथ कर दो तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगी, माइनस उसमें से 3 मंथ करो प्लस 7 डेज जोड़िए। सपोज दैट इसी एग्जांपल में इसको सेट करते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे है 9 जनवरी, प्लस किया तो उसमें पहुंच गए अपन 2024 में, 2024 में से जनवरी से माइनस करिए, जनवरी से नवंबर, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, तो अक्टूबर कितने आ गया, वापस 9 अक्टूबर आ गया। 9 अक्टूबर में प्लस करना है, कितना प्लस करना है, 7 प्लस करना है, तो 9 और 16 अक्टूबर। तो आप इसी फॉर्मूले से निकाले या इस फॉर्मूला से निकाले, लेकिन जो इजीएस्ट फॉर्मूला है वो ये आपका रहने वाला है, इसमें ज्यादा किसी तरीके का
झंझट नहीं है, डायरेक्ट जाइए ईडीडी इज इक्वल टू लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे लेना है। याद रखना है आपको, एग्जाम्पल में क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो यहाँ पर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का लास्ट डे दे सकता है। तो लास्ट डे से पहले आपको कहां जाना है, फर्स्ट डे पर जाना है। तो 5 माइनस करके दे सकता है, या सेकंड डे दे सकता है, थर्ड डे दे सकता है, फिफ्थ डे दे सकता है, कोई सा भी डे दे सकता है। मेनली तो एलएमपी का फर्स्ट डे ही देता है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन को टिपिकल बनाने के लिए वो फर्स्ट डे की जगह फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे कोई सा भी दे सकता है। तो उसमें से आपको माइनस करना है, प्लस 7 डे उसमें प्लस करना है, प्लस 9 मंथ करोगे तो उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट होगी डिलीवरी की, भाभी जी का नन्ना मुन्ना रसगुल्ला कब निकल करके बाहर आएगा और कब खुशियों की बाहर लगाएगा, कब जा करके वहां पर मम्मी पापा के दिलों में, घर में, परिवार में एक खुशहाली गुजेगी और वहां पर एक उसका चिराग जलाएगा। तो यहाँ पर आपको ईडीडी को अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया है कि किस तरीके से यहाँ पर ईडीडी को निकालते हैं। बात करेंगे इसके बाद में कि एमसीएच क्या होता है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ क्या होती है। तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में, अब मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का मतलब होता है वही यहाँ पर मैटरनल की और चाइल्ड की हेल्थ के बारे में बात करेंगे। जहां पर फीमेल में प्रेगनेंसी होती है वहां पर किस तरीके से मैटरनल और चाइल्ड की हेल्थ की जाती है। तो वहां पर अपन ने सबसे पहले इसमें एंटीनेटल केयर पढ़ा, एंटीनेटल केयर का या एंटीनेटल पीरियड पढ़ा। तो एंटीनेटल पीरियड में अपन ने पढ़ा था कि डे ऑफ कंसेप्शन से लेकर के बच्चे का जो ऑनसेट ऑफ लेबर होता है, जहां पर बच्चा डिलीवर होता है, तो वहां पर डे ऑफ कंसेप्शन से लेकर के बच्चे में जो वो मदर में जो लेबर होता है उसका ऑनसेट होता है, उस तक का पीरियड होता है, उसे एंटीनेटल पीरियड या एएनसी पीरियड के नाम से जानते हैं। आगे अपन डील करने वाले हैं कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ क्या होती है। एमसीएच का कंसेप्ट आया था, वो आरसीएच में कब कन्वर्ट हुआ, इंडिया में कब कन्वर्ट हुआ, वर्ल्ड में कब कन्वर्ट हुआ। तो एमसीएच इज कन्वर्टेड इन एमसीएच, और एमसीएच का मतलब होता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ की बात करते हैं तो बात करेंगे इसमें एमसीएच इज कन्वर्टेड इनटू, एमसीएच इज कन्वर्टेड इनटू आरसीएच। एमसीएच आरसीएच में कब कन्वर्ट हुआ, इन वर्ल्ड में या संसार में कब ये एमसीएच को कन्वर्ट किया गया। आरसीएच रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ में, तो वर्ल्ड में इसको कन्वर्ट किया गया था 1995 में, 1995 में। लेकिन बात करें इन इंडिया में, भारत में ये कब कन्वर्ट हुआ, तो इंडिया में ये कन्वर्ट हुआ था 15 अक्टूबर 1997 को। भारत में एमसीएच को कन्वर्ट करके इसका नाम रख दिया गया यहाँ पर आरसीएच। तो एमसीएच इज कन्वर्टेड कब हुआ, आरसीएच में। तो आपको वर्ल्ड की बात पूछे तो 1995 आंसर देना है। स्पेसिफिक पूछे कि इंडिया में कब कन्वर्ट हुआ था, तो इंडिया में ये कन्वर्ट हुआ है 1997 में, 15 अक्टूबर 1997 को ये इंडिया में एमसीएच को कन्वर्ट करके आरसीएच इसका नाम रख दिया गया। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आरसीएच को कन्वर्ट करके आरसीएच इज कन्वर्टेड इनटू, प्रेजेंट टाइम में क्या है, आरसीएच को कन्वर्ट कर दिया गया है इन आर एम एन सी एच प्लस ए। आर एम एन सी एच प्लस ए, आर एम एन सी एच प्लस का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेटल चाइल्ड हेल्थ प्लस एडोलेसेंस।
अब इसका मतलब है RMnCH प्लस है, या बात करें RCH का भी आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, ये भी पूछ लिया जाता है RCH की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ या रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के नाम से जानते हैं आरसीएच को। जबकि बात पूछ ली जाए आरसीएच को प्रेजेंट टाइम में कन्वर्ट कर दिया गया है आरएमएनसीएच प्लस ए में। आरएमएनसीएच प्लस ए का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव मैटरनल चाइल्ड नियोनेटल चाइल्ड हेल्थ प्लस एडोलेसेंट। तो इसमें रिप्रोडक्टिव केयर आ गई, मैटरनल केयर आ गई, नियोनेटल की केयर आ गई, चाइल्ड की हेल्थ आ गई एंड एडोलेसेंट सभी की हेल्थ को इसमें इंक्लूडेड कर दिया गया है। तो एमसीएच को पहले कन्वर्ट किया आरसीएच में, वो वर्ल्ड में किया 1995 में, 1995 में। बात करते हैं इंडिया में कब एमसीएच आरसीएच में कन्वर्ट हुआ, तो एमसीएच आरसीएच में इंडिया में 15 अक्टूबर 1997 को 1997 को ये कन्वर्ट कर दिया गया। आरसीएच को प्रेजेंट टाइम में कन्वर्ट किया गया है आरएमएनसीएच प्लस ए में रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेटल चाइल्ड हेल्थ एंड प्लस एडोलेसेंस में। तो इसमें टू टाइप के सर्विसेज देते हैं एमसीटीएस एंड पीटीसीएस, एमटीसीएस एंड पीटीसीएस। एमटीसीएस की अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए कि क्या है, तो एमटीसीएस का मतलब होता है मैटरनल एंड मैटरनल ट्रैकिंग। एमसीटीएस और पीसीटीएस एंड एमसीटीएस, यहां पर आपको लिखना है एमसीटीएस एंड पीसीटीएस। एमसीटीएस का मतलब है मैटरनल एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, मैटरनल एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। बात करें पीसीटीएस की, तो पीसीटीएस का मतलब होता है पेरेंट चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। पेरेंट चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम को या पीसीटीएस कहते हैं। एमसीटीएस का मतलब होता है मैटरनल एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। तो यहां पर मेनली देखने को मिलेगा मैटरनल और चाइल्ड का ट्रैकिंग सिस्टम है, और पीसीटीएस है पेरेंट चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। बात करते हैं यहां पर ईडीडी की, अपन ने बात कर ली है किस तरीके से आगे बात करते हैं। अब प्रेगनेंसी में, अब एंटीनेटल केयर के दौरान प्रेगनेंसी में बात करेंगे कि फीमेल को क्या क्या चाहिए। तो फीमेल को यहाँ पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी किससे मिलती है, कैलोरी से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो यहाँ पर एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन पूरी तरीके से पक्के हैं। यहाँ पर आप जब भी पढ़ोगे इसको तो देखोगे कि इसमें से कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आने वाली आपकी जो भी अपकमिंग एग्जाम में मेनली सीएचओ के पर्पज से तो ये क्लास रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और चहेतों तक इसको शेयर कर दीजिए, और हर वीडियो को, हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, आपको बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है कि यहाँ पर कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा, है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा। कि जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, मिला है उसने तो उसने की हिफाजत कर, ऐ संभल कर चल मेरे दोस्त तुझे सारा जान देखता है, तुझे सारा जान देखता है। तो यहाँ पर अपन को बात करनी है, मेनली इसमें बात करते हैं एनर्जी की, कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट भाभी जी में कितनी होती है जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो एनर्जी या एक्स्ट्रा किलो कैलोरी की बात करें तो एक्स्ट्रा किलो कैलोरी की बात करते हैं कि कितनी एक्स्ट्रा किलो कैलोरी चाहिए। तो बात कर रहे हैं अपन प्रेगनेंसी में, बात कर रहे हैं अपन
लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में कितनी चाहिए, लैक्टेशन में कितनी एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहां पर बात करेंगे प्रेगनेंसी में 300 से लेकर के 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स्ट्रा किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी। बात करते हैं लैक्टेशन में, तो लैक्टेशन में 500 से लेकर के 550 किलो कैलोरी की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी में अगर कोई भाभी जी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी, कितनी कैलोरी की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर 300 से 350 किलो कैलोरी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बात करें लैक्टेशन में कि जब वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है तो उस टाइम पर 500 से लेकर के 550 किलो कैलोरी की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है भाभी जी में यहाँ पर देखने को मिलेगी। बात करते हैं अब भाभी जी की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है। नॉर्मल की बात करेंगे कि नॉर्मल में कितनी देखने को मिलेगी, तो यहां पर बात कर लीजिए सेडेंटरी। अगर कोई भाभी जी है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रही है, बिल्कुल अपने बेड से बिस्तर से नीचे ही नहीं उतरती है, 2-4 नौकर लगा रखे हैं काम करने के लिए, तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रही है, मस्त जी रही है, एकदम अच्छे तरीके से मॉडरेट है, या फिर कोई हल्का फुल्का घर का काम कर लेती है। या बात करते हैं कि हैवी वर्कर है भाभी जी है, वो क्या करती है, जाकर के मजदूरी करती है, काम करती है, कारीगरी करती है, मजदूरी करती है, लेबर का काम करती है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल की बात करेंगे कि नॉर्मल में कितनी देखने को मिलेगी, तो नॉर्मल की यहाँ पर बात करते हैं भाभी जी को जो बेड से नीचे पैर नहीं रखती है, यहाँ पर जमीन और आसमान तोड़ करके लाने की बात करती है, लेकिन बेड से नीचे पैर नहीं रखती है, 2-4 घर में अपने नौकर पाल रखे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर केवल और केवल इसको पूरे दिन में 1900 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। बात करें मॉडरेट है, मॉडरेट वर्कर करती है, अपना घर का खुद काम कर लेती है, थोड़ा बहुत जो भी होता है, तो उसको चाहिए 2200 से 2230 किलो कैलोरी की यहाँ पर आवश्यकता होती है या रिक्वायरमेंट होती है। जबकि बात करें अगर कोई भाभी जी है वो काम पर जाती है, यहाँ पर काम पे मजदूरी करने जाती है, तो यहाँ पर उसको रिक्वायरमेंट होगी टोटल तो 2200 की। ये क्या है, नॉन प्रेग्नेंट वाली कंडीशन है जिसमें भाभी जी क्या है केवल अपने लिए जी रही है, उससे प्रेग्नेंट से नहीं हुई है। तो नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन की बात करें तो सेडेंटरी में 1900 किलो कैलोरी चाहिए, मॉडरेट वाली भाभी जी को 2230 कैलोरी चाहिए, हैवी वर्क करती है, मजदूरी करती है, खेतों में जाकर काम करती है, तो 2850 कैलोरी की यहाँ पर किलो कैलोरी 2850 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। बात करते हैं प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में प्लस, अब इसको प्लस करते जाना है कि यहां पर इस तरीके से जिस कैटेगरी में है, अगर मान लीजिए सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो उसको प्लस 300 से लेकर के 350 यहां पर किलो कैलोरी एक्स्ट्रा दे दो भाभी जी को, तो यहां पर उसके बच्चे का भी काम हो जाएगा। बात करें यहां पर अगर भाभी जी है लैक्टेशन में है तो उसको 500 से लेकर के 550 क्या करना है, 500 से 550 किलो कैलोरी की एक्स्ट्रा नीड होती है, जहां पर अपने बच्चे को वो आसानी से इजी वे में पाल सकती है। तो यहाँ पर अपन ने कैलोरी की बात कर ली है पूरी तरीके से कि किस तरीके से भाभी जी को कैलोरी देनी है। अब बात करते हैं जब भी भाभी जी अगर आपके पास आती है, आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन गए हैं, तो उसके बाद में क्या होगा, भाभी जी चेकअप के लिए आपके पास आएगी। तो सबसे पहले जब भी वो एंटीनेटल चेकअप करवाने आती है तो फर्स्ट जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रजिस्ट्रेशन करे प्रेगनेंसी का। तो यहां पर नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है फर्स्ट, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यहां पर फर्स्ट नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, जब भाभी जी आपके पास में चेकअप करवाने आती है, एंटीनेटल चेकअप के लिए आती है, तो यहां पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है।
रजिस्ट्रेशन करो। और प्रेगनेंसी, भाभी जी जो प्रेग्नेंट है उस भाभी जी, प्रेग्नेंट वाली भाभी जी का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, ताकि आपको पता रहे कि गांव में फलाने इतनी भाभी जी है जो कि प्रेग्नेंट है और वहां पर उनको क्या होगी, डिलीवरी होगी। तो इसके लिए भी आपको अलग अलग हेल्थ वर्कर लगाए हुए हैं, वो इसका पता करेंगे और उनको भी क्या होता है, यहाँ पर दोनों को फायदा है। हॉस्पिटल डिलीवरी को यहाँ पर इनिशिएट करना है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है, ताकि आने वाली जो भी बच्चे और फीमेल और मीट उसका जो मदर है, मदर और उसके फीटस में आने वाली जो भी कॉम्प्लिकेशन है उनका अर्ली डायग्नोसिस करके, उनका ट्रीटमेंट करके, उनकी जो मोर्टलिटी और मॉर्बिडिटी की जो रेट है उसको कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले काम है भाभी जी की कि प्रेग्नेंट भाभी जी है उसका सबसे पहले नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसका आते ही क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। बात करते हैं ड्यूरिंग, अब जब भी फर्स्ट विजिट होगी तो ड्यूरिंग फर्स्ट विजिट के दौरान क्या करना है, सबसे पहले तो आते ही आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और फर्स्ट विजिट के दौरान अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्लड के जो एसेंशियल सैंपल्स हैं, असेंशियल क्या करनी है, वहां पर एग्जामिनेशन करना है। फर्स्ट विजिट के दौरान सबसे पहले असेंशियल उसकी क्या करो, हिस्ट्री टेकिंग करो। हिस्ट्री टेकिंग करना है, सबसे पहला काम है आपको। अब जब भी आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, हिस्ट्री टेकिंग करो। अब हिस्ट्री में क्या क्या हिस्ट्री लेनी है, उसकी पर्सनल हिस्ट्री क्या है, उसका पर्सनल हिस्ट्री लेनी है, मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, सर्जिकल हिस्ट्री लेनी है, उसको कोई पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई, पहले कोई इसको गंभीर बीमारी तो नहीं हुई है। बात करते हैं फैमिली में किसी को कोई किसी तरीके की गंभीर बीमारी तो नहीं थी, फैमिली हिस्ट्री लेनी है, पर्सनल हिस्ट्री लेनी है, मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, सोशल हिस्ट्री लेनी है, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लेनी है। तो सभी तरीके की यहाँ पर ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री को यहाँ पर क्या करना है, मेडिकल हुई, पर्सनल हुई, सर्जिकल हुआ, फैमिली हिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, सभी को क्या करना है, कलेक्ट करना है। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में यही आएगा कि पहले आपके कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे जिंदा है, कितनी बार आपका अबॉर्शन हुआ है या नहीं हुआ है, बच्चे कितने जिंदा है, और अबॉर्शन हुआ है, बच्चे हुए हैं तो प्री टर्म हुआ है या टर्म हुआ है, जितने हैं या मर गए हैं, जो भी आपको है उसके पूरे बायोडाटा के बारे में यहाँ पर पूछना है। बात करते हैं उसके बाद में कि एसेंशियल ब्लड टेस्टिंग करनी है, तो यहाँ पर ब्लड की टेस्टिंग करनी है, ब्लड टेस्टिंग एंड यूरिन की टेस्टिंग करनी है। जो भी आपकी टेस्टिंग होती है एसेंशियल टेस्टिंग, वो सभी एसेंशियल टेस्टिंग यहाँ पर करवानी है। लाइक दैट मैं बात करूं, यहाँ पर HB हीमोग्लोबिन का लेवल आपको पता करना है, तो हीमोग्लोबिन के लिए जांच करवानी है, एसेंशियल सैंपल देना है, एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन करना है, यूरिन की यहाँ पर जांच करवानी है। तो यूरिन में देखना है कि वहां पर भाभी जी को किसी तरीके का इक्लाम्सिया, प्रीएक्लाम्सिया या प्रोटीन यूरिया वाली कंडीशन तो नहीं है, HIV तो नहीं है यहाँ पर भाभी जी में, क्योंकि अगर भाभी जी को HIV होगा तो उसके बच्चे में उसके ट्रांसफर होने की रिस्क होती है। हेपेटाइटिस B तो नहीं है, हेपेटाइटिस C की जांच करवानी है, HBV की जांच करवानी है, हेपेटाइटिस C वायरस की जांच करवानी है, एसेंशियल जांचें करवानी है, ब्लड शुगर की जांच करवानी है। ब्लड शुगर की यहाँ पर आप जांच करवाओ। वैक्सीनेशन की बात करते हैं, अब जब से ही भाभी जी आती है आपको पता लगता है तो उसमें वैक्सीनेशन करना है, और भाभी जी में कौन सा वैक्सीनेशन करते हैं या कौन सी वैक्सीन लगाते हैं। तो भाभी जी में जो वैक्सीनेशन किया जाता है वो TT की वैक्सीन लगाएंगे। अब TT की वैक्सीन कितनी लगाते हैं, 0.5 ml देंगे। 0.5 ml कब देते हैं, IM देना है, और एज सुन एज पॉसिबल, या जैसे ही आपको पता लगता है कि भाभी जी प्रेग्नेंट है, एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो कब देनी है, IM देनी है। और IM कहां पर देते हैं, तो डेल्टोइड मसल्स में देंगे। और डेल्टोइड मसल्स होती है कहां पर होती है, तो आपकी अपर आर्म में, यहां पर डेल्टोइड मसल्स होती है। एक्रोमियन प्रोसेस से 2 से 3 से 4 फिंगर बिलो नीचे एक्रोमियन प्रोसेस से यहाँ पर डेल्टोइड मसल्स में देना है। 0.5 ml देते हैं, IM रूट से देते हैं। तो यहाँ पर एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, ASP का मतलब होता है एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर
द कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे ही प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन होता है तो प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन होते ही आपको एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, टीटी की फर्स्ट डोज लगानी है। तो टीटी फर्स्ट लगाना है। यहाँ पर कब लगाना है? 0.5 ml देना है, IM रूट से देना है, डेल्टोइड मसल्स में देना है, अपर आर्म में देना है। तो यहाँ पर एज सून एज पॉसिबल आप कब देना है, कितना देना है? जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी है, भाभी जी का पता लगता है कि भाभी जी प्रेग्नेंट हो गई है, तो भाभी जी को जितना जल्दी संभव हो सके, एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टीटी की फर्स्ट डोज लगानी है। बात करें अगर टीटी फर्स्ट के बाद में क्या करना है, टीटी की सेकंड डोज लगानी है। और सेकंड डोज कब लगाओगे? तो टीटी की सेकंड डोज होती है वो लगाते हैं आफ्टर 4 वीक ऑफ, आफ्टर 4 वीक आ जाए एग्जाम में, या आ जाए कि आफ्टर 1 मंथ। तो आफ्टर 4 वीक है, वो कैलकुलेशन करोगे तो उसमें 1 मंथ हो गया। तो आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 4 वीक ऑफ द टीटी फर्स्ट, जैसे ही आपने टीटी फर्स्ट लगाया है उसके 1 महीने या 4 वीक के बाद में टीटी सेकंड लगाना है। अब बात करते हैं, अगर भैया जी और भाभी जी ने सुख शांति से अपना एक बच्चा होने के बाद में थोड़ी सी तसल्ली या अपना पैसेंस नहीं दिखाया है, और पैसेंस नहीं दिखाया और दिल गलती कर बैठा है, इमोशनल अत्याचार कर बैठा है, यहाँ पर अपनी भावनाओं पर कंट्रोल ना किया है, तो वहां पर अगर भैया जी और भाभी जी ने 3 साल से भी कम में दूसरा बच्चा पैदा करने की तैयारी कर ली है, तो अगर दो डिलीवरी के बीच में या 2 प्रेगनेंसी की बात करें, तो बूस्टर डोज ऑफ टीटी, बूस्टर डोज ऑफ टीटी, टीटी का बूस्टर डोज कब लगाना है? इफ द प्रेगनेंसी गैप, इफ द गैप ऑफ प्रेगनेंसी, सॉरी यहां पर आप इस लाइन को इस तरीके से लिखिए कि इफ द गैप ऑफ प्रेगनेंसी, इफ द गैप ऑफ 2 प्रेगनेंसी, 2 प्रेगनेंसी के बीच का जो गैप होता है वो लेस देन 3 ईयर, अगर 3 साल से कम का अगर गैप है 2 प्रेगनेंसी के बीच में, तो वहां पर केवल एक डोज लगानी है, टीटी बूस्टर लगवाना है। समझने के लिए, अगर मान लीजिए भैया जी और भाभी जी ने 3 साल में अगर 2 प्रेगनेंसी कर दी है, तो वहां पर प्रेगनेंसी में 3 साल से कम का गैप है। अगर यहां पर मान लीजिए एक प्रेगनेंसी अभी हुई है, एक 4 साल बाद में होगी, तो वहां पर दोनों डोज लगवानी है, टीटी फर्स्ट भी लगवाना है, टीटी सेकंड भी लगवाना है। लेकिन बात करें अगर प्रेगनेंसी के बीच में, 2 प्रेगनेंसी के बीच में गैप है वो 3 साल से कम का है, तो वहां पर एक सिंगल डोज लगवा करके, बूस्टर डोज लगवा करके आप काम चला सकते हैं। तो बूस्टर डोज कब लगाएंगे कि अगर गैप है 2 प्रेगनेंसी के बीच में, 3 साल से कम का गैप है, तो बूस्टर डोज लगवानी है। बात करें टीटी फर्स्ट की, तो टीटी फर्स्ट कब लगवाना है? जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो तुरंत आपको एज सून एज पॉसिबल टीटी की फर्स्ट डोज लगानी है, 0.5 ml लगानी है, डेल्टोइड में लगाएंगे, IM लगाएंगे। सेकंड डोज है वो टीटी फर्स्ट के 1 महीने बाद या 4 वीक के बाद में लगवानी है। अगर 2 टीटी बूस्टर कब लगाएंगे? तो 2 प्रेगनेंसी के बीच में अगर 3 साल से कम का गैप है, तो वहां पर केवल एक सिंगल डोज लगाते हैं, जिसे टीटी बूस्टर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका टीटी का है पूरा काम तमाम कर दिया गया है। आगे बात करते हैं निश्चय किट की, तो बात लिख लीजिए यहाँ पर एक ब्रैकेट बना करके, निश्चय किट। कि निश्चय किट क्या होती है? निश्चय किट का मतलब होता है कि यहाँ पर प्रेगनेंसी को कंफर्म करने की किट होती है, किट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, किट यूज्ड फॉर कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को कंफर्म करने की
जो किट होती है उसे नाम दिया जाता है निश्चय किट के नाम से जानते हैं। अब एग्जाम में पूछ लिया जाए कि निश्चय किट क्या है, तो निश्चय किट में जो भी आपकी ऐश्वर्या राय या करीना कपूर है, मैं नहीं जानता हूं क्योंकि मैं करीना कपूर और ऐश्वर्या राय में हमेशा ही क्या रहता हूं, कंफ्यूज रहता हूं। मेरे को आज तक दोनों में उनका अंतर समझ में, डिफरेंस समझ नहीं आता है। मैं हमेशा जब भी करीना और ऐश्वर्या को देखता हूं कंफ्यूज रहता हूं और सोचता हूं कौन सी करीना है कौन सी ऐश्वर्या है। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि यहाँ पर जो भी एक्टर्स है, यहाँ पर वहां पर जो भी निश्चय किट का प्रचार करती है या प्रेगनेंसी कंफर्म करने की जो किट बताती है वो निश्चय किट है। और निश्चय किट क्या होती है, प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए एक किट यूज की जाती है। इसमें क्या देखते हैं, एचसीजी का लेवल देखते हैं। 8 डे के बाद 8 डे पर यह देखने को मिलेगा, तो यूरिन में 8 डे पर देखने को मिलता है। यहाँ पर यूरिन की 2 ड्रॉप इसमें डालते हैं और अगर पॉजिटिव आता है तो उसमें डबल लाइनिंग आती है, अगर सिंगल लाइन आती है तो नेगेटिव है। तो आपको क्या करना है, अगर डबल लाइन आ जाती है तो यहाँ पर आपको घर में लड्डू बांट देने हैं। तो निश्चय किट क्या होती है, प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए एक किट या एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसे निश्चय किट के नाम से जानते हैं। बात करते हैं निश्चय किट एंड निश्चय किट। निश्चय किट होती है वो किसके लिए आती है, टीबी के लिए आती है, जबकि निश्चय किट होती है वो किसके लिए आती है, प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए आती है। इससे आगे अपन बढ़ेंगे कि इसके बाद में अपन को क्या पढ़ना है, तो एडवाइस क्या क्या देनी है प्रेगनेंसी के दौरान। अब क्या क्या, भाभी जी प्रेग्नेंट है तो अब भाभी जी को बताना है कि किस तरीके से आपको क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या क्या आपको डाइट में लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उन सभी के बारे में बताते हैं। तो एडवाइस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको हेडिंग डालनी है यहाँ पर कि एडवाइस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या एडवाइस देनी है भाभी जी को। तो यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और यूं बैठे बैठे कभी जय जयकार नहीं होती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। और हार को हमेशा अपने से दूर ही रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। घर में एक नोट की पेटी बरसे या न बरसे, लेकिन कोई गरीब रोटी के लिए नहीं तरसे। इसलिए आपको जितनी ज्यादा गरीब लोगों की हेल्प हो सके उतनी आपको उसकी हेल्प करनी है। यहाँ पर अपन आपको टॉपिक पर आ जाइए कि यहाँ पर आपको बीच बीच में इंटरनल मोटिवेशन जगाना है। इसीलिए मैं आपको आपके अंदर एक्सटर्नल मोटिवेट करके आपको इंटरनल मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर अपन को पढ़ना है कि क्या क्या आपको क्या देनी है, एडवाइस देनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। तो एडवाइस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या यहाँ पर एडवाइजेस देनी है भाभी जी को, क्या पर क्या समझाना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले कैलोरी की बात कर लेते हैं। कैलोरी की अपन ने अच्छी तरीके से बात करी है कि प्रेगनेंसी में 300 से 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा इसकी रिक्वायरमेंट होनी है। तो अच्छी तरीके से आपको न्यूट्रिशनल फूड का इस्तेमाल करना है। मैक्सिमम क्या करना है, हरी पत्तेदार सब्जियां और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खानी है, मिल्क का यूज करना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या क्या एडवाइस देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रेस्ट के बारे में बताना है, और बताना है उसको एक्सरसाइज के बारे में। तो यहाँ पर लिखो आप एक्सरसाइज एंड रेस्ट, एक्सरसाइज और रेस्ट के बारे में बताना है। बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो आइडियल एक्सरसाइज की बात करते हैं या बेस्ट एक्सरसाइज होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो बेस्ट एक्सरसाइज होती है वो क्या होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो फर्स्ट आंसर जाएगा इसका कि यहाँ पर स्विमिंग करिए।
तो स्विमिंग होती है यहाँ पर बेस्ट एक्सरसाइज होती है कि भाभी जी को क्या करना है, अगर कोई भाभी जी प्रेगनेंसी के दौरान स्विमिंग करती है तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है। लेकिन सभी भाभी जी के घर में क्या नहीं होता है, या तो नदी के पास में घर नहीं होता है उनका, या बात करें कि यहाँ पर या तो नदी के पास घर नहीं होगा या हर घर में स्विमिंग पूल नहीं होता है, तो हर भाभी जी है वो एक्सरसाइज में स्विमिंग नहीं कर सकती है। या अगर मान लीजिए आपके ऊपर गरे आ सकती है या आपके ऊपर क्या है एक रिस्क है, अगर आपने भाभी जी को बोल दिया भाभी जी के पास में कि यहाँ पर आपको भाभी जी से बोला है कि आपको स्विमिंग करना है, भाभी जी के पास में नदी बहती थी, भाभी जी को तैरना नहीं आता था, भाभी जी जाकर के किसमें नदी में कूदेगी और उसकी जो आफत है आपके ऊपर आ जानी है, क्योंकि भाभी जी को तैरना नहीं आता। डॉक्टर साहब ने कहा था कि यहाँ पर बेस्ट एक्सरसाइज है, स्विमिंग करनी है तो स्विमिंग करने चली गई है, आपके ऊपर यहाँ रिस्क आ सकती है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं कि आइडियल किसको माना गया है, तो आइडियल एक्सरसाइज की बात करें तो आइडियल एक्सरसाइज माना गया है वॉकिंग को। अब वॉकिंग है वो सभी कर सकती है, ऐसी कोई फीमेल्स नहीं है जो वॉकिंग नहीं कर सकती है, एक्सेप्ट वन, क्या वो नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर वो क्या नहीं होनी चाहिए, विकलांग या हैंडीकैप नहीं होनी चाहिए, तो आइडियल माना गया है। इसीलिए इसको आइडियल मानते हैं क्योंकि ये सभी महिलाएं या सभी प्रेग्नेंट वुमेन है वो कर सकती है, वॉकिंग है सभी करते हैं, आप और हम करते हैं, हर वो लेडीज करती है जो प्रेग्नेंट होती है, हर वो लेडीज करती है जो नॉन प्रेग्नेंट होती है, तो सभी यहाँ पर वॉकिंग करती है, इसीलिए इसको आइडियल मानते हैं। और यही पूछा जाता है, आइडियल पूछेंगे तो वॉकिंग देना है। बेस्ट की बात करें, सबसे बेस्ट अगर वॉकिंग से भी बेस्ट है तो स्विमिंग देखने को मिलेगी। बात करते हैं यहाँ पर कि हैवी वेट लिफ्ट को क्या करना है, अवॉइड करना है, तो अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग। हैवी वेट लिफ्टिंग, जो हैवी वेट लिफ्टिंग है ये नहीं है कि जाकर के आपको वहां पर 500 किलो का वजन उठाना है, हैवी वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करना है। इस टाइम पर जब भी प्रेग्नेंट होती है तो वहां पर हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है। इसी का प्रेग्नेंट फीमेल्स है या भाभी जी है वो गलत फायदा भी उठा रही है, वो कहती है जाकर के अपनी सास से कि माता जी मेरे को तो डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया है कि मेरे को किसी तरीके का कोई भी भारी काम नहीं करना है, तो वो आलस में आकर के और काम से छुपने के लिए भी बहाने बना लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हल्का फुल्का वजन आप उठा सकती है, लेकिन ये नहीं है कि जाकर के आप खली की तरह जाकर के वहां पर आपको वेट लिफ्टिंग करना है या WWE में जाकर के धक्का मुक्की करनी है, तो वो नहीं करना है। वेट लिफ्टिंग को, हैवी वेट लिफ्टिंग को यहाँ पर अवॉइड करना है। बात करते हैं यहाँ पर स्लीपिंग की, तो यहाँ पर स्लीपिंग को क्या करना है, इंक्रीज द टाइम ऑफ स्लीपिंग। स्लीपिंग का टाइम बढ़ाना है। यहाँ पर भाभी जी को एक और डॉक्टर साहब ने क्या दे देती है, हिमायत दे देती है, हिमायत दी है डॉक्टर साहब ने कि इंक्रीज करना है टाइम ऑफ स्लीपिंग को, स्लीपिंग के टाइम को बढ़ाना है। भाभी जी से कहना है कि जहां पर आप पहले रात में 6 घंटे सो रहे थे, अब आपको 8 घंटे सोना है, दिन में भी आपको 1 से 2 घंटे सोना है, तो कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद लेनी है। तो स्लीप करना है 8 से 10 घंटे। नाइट में कितनी करनी है, तो नाइट में 8 आवर्स इन नाइट, नाइट में कम से कम 8 घंटे सोना है, और दिन में कम से कम 2 आवर्स इन डे, डे में कम से कम कितना सोना है, तो 2 घंटे दिन में सोना है, नाइट में सोना है। आप भाभी जी से कहना है नाइट में कम से कम 8 घंटे की नींद लो, दिन में कम से कम 2 घंटे की नींद लो, टोटल 8 से 10 घंटे की नींद की जरूरत है। रेस्ट करना है। अब रेस्ट क्यों करवाते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है, ये नहीं है कि डॉक्टर साहब ने कह दिया तो ऐसे ही हवा में तीर चला दिया है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, डॉक्टर इसलिए कहता है क्योंकि जब भी भाभी जी यहाँ सोती है, प्रेग्नेंट वुमेन को स्लीप करती है, तो स्लीप के दौरान ज्यादा से ज्यादा
एक्सेसिव किसका सिक्रेशन होता है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होगा। और जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो जाकर के उसके जो टिश्यू फीटस होता है, फीटस की ग्रोथ करवाता है। तो फीटस की ग्रोथ के लिए डॉक्टर कहता है कि आपको मिनिमम 8 से 10 घंटे की नींद लेनी है, कम से कम दिन रात में 8 घंटे सोना है, 6 से 8 घंटे, जबकि 1 से 2 घंटे दिन में सोना है। तो टोटल 8 से 10 घंटे की भाभी जी को यहाँ पर नींद लेनी है। इन केस ऑफ द स्लीप के केस में आपको क्या करना है, स्लीप के लिए कभी भी डू नॉट यूज द सेडेटिव, सेडेटिव का यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर भाभी जी ने सेडेटिव का यूज किया तो उसके फीटस में क्या देखने को मिल सकती है, फीटल में जाकर के एबनॉर्मलिटी कर सकती है। फीटस में अगर भाभी जी किसी तरीके का बीड़ी, पान, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, हुक्का, बार है या स्मोकिंग करती है, सुट्टा लगाती है, तो उसके फीटस में, उसके पेट में पल रहे बच्चे में क्या हो सकता है, उसके दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, टेरेटोजेनेसिटी हो सकती है। इसीलिए अवॉइड करना है सेडेटिव को, नहीं तो बच्चा क्या होगा, नशेड़ी पैदा होने वाला है। तो डू नॉट यूज द सेडेटिव। अगर भाभी जी को नींद नहीं आ रही है तो वहां पर क्या दे सकते हैं, वार्म मिल्क देना है, वार्म मिल्क का यूज कर सकती है। स्लीप के लिए वार्म वाटर यूज कर सकती है, या फिर म्यूजिक थेरेपी यूज कर सकती है। तो यहाँ पर याद रखना है भाभी जी को कि क्या करना है, फॉर स्लीप के लिए केवल सेडेटिव का यूज नहीं करना है, वार्म वाटर यूज कर सकती है, वार्म मिल्क यूज कर सकती है, ताकि ये क्या है, नेचुरल सेडेटिव है। तो स्लीप, वार्म वाटर, म्यूजिक का यूज कर सकती है, और ये क्या होते हैं, नेचुरल सेडेटिव होते हैं जो जा करके नींद दिला सकते हैं भाभी जी को। अगर नींद नहीं आ रही है तो यहाँ पर अपन ने रेस्ट और एक्सरसाइज के बारे में डील कर लिया है। बात करेंगे इसके बाद में सेकंड टॉपिक की। तो सेकंड टॉपिक में अपन को पढ़ना है कि यहाँ पर हाइजीन मेंटेन करनी है। तो भाभी जी से बोलना है कि आपको पूरे बॉडी की हाइजीन का अच्छी तरीके से ध्यान देना है, ताकि होने वाली जो भी डिजीजेज है उनको, इन्फेक्शन और डिजीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कम किया जा सकता है। तो मेनली आपको जो जेनिटल्स ऑर्गन होते हैं, वल्वा, वजाइना होते हैं, उनकी क्या करनी है, हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, हेल्थ हाइजीन को मेंटेन करना है, गुड पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है। ब्रेस्ट की, जेनिटेलिया की, एक्सिला की यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस होते हैं इन्फेक्शन को, तो वहां से उसको अच्छी तरीके से क्या करनी है, हाइजीन को मेंटेन करना है। यहाँ पर बात करते हैं, अगर किसी भाभी जी को टूथ एक्सट्रैक्शन को अवॉइड करना है, लेकिन अगर टूथ एक्सट्रैक्शन करवाने की या दांत जबड़े उखड़ाने की जरूरत पड़ती है तो लोकल एनेस्थेसिया में सेकंड ट्राइमेस्टर में करवा सकती है, फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में इसको अवॉइड करना है। बात करते हैं इसके बाद में ब्रेस्ट चेंजेस की। तो ब्रेस्ट चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेगा ये अपन सब बाद में, यहाँ पर जब भी ओबीजी का वापस से रिवीजन करेंगे वहां पर अपन पढ़ेंगे कि ब्रेस्ट चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ब्रेस्ट चेंजेस में क्या होता है, डार्कर कलर होगा ब्रेस्ट का, कलर ऑफ एरियोला, डार्कर, डार्कर जो एरियोला का कलर होता है वो क्या होने लग जाता है, स्टार्ट होने लग जाता है डार्क होना। यहाँ पर जो एरियोला था उसका कलर होगा वो डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा। ये निप्पल है, निप्पल के पास में ये ब्लैक कलर का जो एरिया होता है एरियोला होता है। इसके बाद में यहाँ पर सेकंड एरियोला बनेगा, तो यहाँ पर सेकंड एरियोला में डार्क होने लग जाएगा। इसके बाद में क्या बनती है, मोंटगोमेरी ट्यूबरकल बनेगा। मोंटगोमेरी ट्यूबरकल क्या होती है, सीबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होती है मोंटगोमेरी ट्यूबरकल। और मोंटगोमेरी ट्यूबरकल क्या करती है, लुब्रिकेशन का काम करती है या लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पर मेनली क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या यहाँ पर जो सेकेंडरी ट्राइमेस्टर में यहाँ पर सेकेंडरी एरियोला डेवलप होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्ट हो जाता है बनना। बात करते हैं सेकेंडरी
एरियोला। तो सेकेंडरी एरियोला होता है डार्क कलर का, यहां पर बनने लग जाएगा। टिश्यू का जो ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं इनका कलर होगा निप्पल का, ये डार्क होने लग जाएगा। सेकेंडरी एरियोला स्टार्ट टू बिगिन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लास्ट के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लास्ट वीक में बनना स्टार्ट हो जाता है एंड कंप्लीट हो जाता है, लास्ट कंप्लीट हो जाएगा थर्ड ट्राइमेस्टर में बन करके ये कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पर देखना है कि स्टार्ट हो जाता है सेकेंडरी एरियोला बनना लास्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट वीकों में एंड कंप्लीट हो जाता है बन करके थर्ड ट्राइमेस्टर में। बात करते हैं मॉन्टेगोमेरी ट्यूबरकल, मॉन्टेगोमेरी ट्यूबरकल। मॉन्टेगोमेरी ट्यूबरकल का मतलब होता है, ये क्या होती है, सीबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ सिबेसियस ग्लैंड, जो सिबेसियस ग्लैंड होती है उसका मॉडिफिकेशन होता है मॉन्टेगोमेरी ट्यूबरकल। जबकि बात करें ब्रेस्ट होता है, वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो ब्रेस्ट होता है वो मॉडिफिकेशन होता है श्वेट ग्लैंड का। श्वेट ग्लैंड का जो मॉडिफिकेशन होता है, श्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होगा वो क्या कहलाता है, ब्रेस्ट होता है, वो श्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। जबकि मॉन्टेगोमेरी ट्यूबरकल होती है, ये क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है। सिबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो मॉन्टेगोमेरी ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है सिबेसियस ग्लैंड में, दैट सिक्रेट करती है लुब्रिकेशन मटेरियल को, ये क्या करेगी, सिक्रेट करती है। बात करते हैं ब्रेस्ट मसाज को। अब जब भी आप ब्रेस्ट में चेंजेस करते हैं या ब्रेस्ट से संबंधित क्या करना है, तो ब्रेस्ट मसाज, ब्रेस्ट की मसाज को अवॉइड करना है। क्योंकि ब्रेस्ट मसाज अवॉइड करना है बिकॉज इट कैन कॉज अबॉर्शन। अब ब्रश मसाज को क्या करना है, यहाँ पर ब्रश मसाज नहीं करनी है। भाभी जी में भाभी जी को बोलना है कि ब्रश की मसाज को नहीं करना है। ब्रश की मसाज क्यों नहीं करनी है, इसके पीछे भी लॉजिक है कि जब भी आप ब्रश की मसाज करोगे तो क्या होता है, यहाँ पर स्टिमुलेट होगा। जैसे ही ब्रश को स्टिमुलेट करते हैं तो ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन का अगर रिलीज हो गया, ऑक्सीटोसिन यहाँ पर आकर रिलीज होने लगा, तो ऑक्सीटोसिन क्या करवा सकता है, जाकर के अबॉर्शन कर सकता है। तो ब्रेस्ट मसाज नहीं करनी है, फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों ही क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाते हैं। और जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन लाता है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाता है। ऑक्सीटोसिन का काम ही होता है कि कॉन्ट्रैक्शन लाना, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन लाएगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वहां चांसेस होते हैं अबॉर्शन के। इसीलिए ब्रेस्ट मसाज को और फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स को अवॉइड करना है। किसी तरीके से बाहर से कोई तो ये ऑक्सीटॉक्सिन वाली मेडिसिन, ऑक्सीटॉक्सिस मेडिसिन नहीं देनी है। ऑक्सीटॉक्सिन हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन हुआ, इनको अवॉइड करना है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं कि ड्रेसिंग कैसी पहननी है। तो भाभी जी से बोलना है कि लाइट एंड लूज क्लॉथ पहनने हैं आपको, बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं, लाइट और लूज, बिल्कुल हल्के फुल्के और लूज क्लॉथ पहनने हैं, टाइट क्लॉथ यहाँ पर नहीं पहननी है। तो यहाँ पर भाभी जी से बोलना है कि ड्रेसिंग की बात करते हैं। ड्रेसिंग का मतलब नहीं है कि कोई घाव पाव हो गया तो घाव पे आपको क्या लगानी है, ड्रेसिंग नहीं लगानी है। लेकिन भाभी जी को बोलना है कि भाभी जी को ड्रेसिंग कैसी पहननी है। तो भाभी जी को यहाँ पर ड्रेसिंग पहनने की आवश्यकता होती है कि भाभी जी को बिल्कुल यहाँ पर ड्रेसिंग पहननी है। बिल्कुल किस तरीके की ड्रेसिंग पहननी है, तो भाभी जी से बोलना है यहाँ पर ड्रेसिंग पहननी है, वो कैसी पहननी है। तो बात करते हैं ड्रेसिंग के बारे में। ड्रेसिंग के बारे में, तो ड्रेसिंग पहननी है भाभी जी को लूज एंड लाइट क्लॉथ, लूज और लाइट क्लॉथ पहनने हैं। भाभी जी से बोलना है, अवॉइड करना है यहाँ पर हाई हील्स, अवॉइड द
हाई हील्स, हाई हील्स को क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि हाई हील्स को ऊंची एडी वाली सैंडल्स नहीं पहननी है, हाई हील्स नहीं पहनना है। अगर बोलना है भाभी जी को आपकी लंबाई कम है तो लंबाई कम चल जाएगी, लेकिन ऊंची हील है, हाई हील है, वो नहीं चलने वाली है प्रेगनेंसी के दौरान। क्यों नहीं चलने वाली है, भाभी जी को बोलना है कि अगर आपने बड़ा होने के लिए, आपकी साइज को बड़ा करने के लिए आपने हाई हील पहन करके आप यहाँ पर बार में जा रही है, फैशन शो में जा रही है, शादी में जा रही है, पार्टी में जा रही है, तो क्या होगा, उसकी वजह से बैक एक देखने को मिलेगा। तो अवॉइड करना है हाई हील को, क्योंकि ये क्या कर सकती है, ये कॉज कर सकती है, क्या कॉज कर सकती है, यहाँ पर एक तो बैक एक देखने को मिलेगा, बैक में कमर में दर्द करवा सकती है, और दूसरा है पेल्विक टिल्ट कर सकती है। तो पेल्विक टिल्ट का मतलब होता है, पेल्विस में जो आपके पेल्विस पढ़ाए थे अपन ने, ओबीजी में पेल्विस पढ़े थे, 4 टाइप के पेल्विस पढ़े थे, नॉर्मल पेल्विस पढ़ा था, गायनेकोलॉजिक पेल्विस पढ़ा था, यहाँ पर राउंड शेप की ब्रिम या कैविटी पढ़ी थी, बाद में बात किया था एंड्रॉइड या हार्ट शेप वाले का प्लेटिप्लॉइड एंड एंथ्रोपोइड के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर अगर भाभी जी ने पूछना है, भाभी जी को कहना है अगर आपका पेल्विस है वो अभी राउंड की इसमें शेप का है, तो ये क्या हो सकता है, पेल्विक टिल्ट कर सकता है, बैक एक देखने को मिलेगा। तो भाभी जी को बोलना है हाई हील्स को अवॉइड करना है, क्योंकि जाकर पेल्विक टिल्ट करवा सकता है, और अगर आप में पेल्विक टिल्ट हो गया तो आप में लेबर के दौरान बहुत सी आपकी कोशिश है, वो बहुत सी कठिनाइयां कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। जैसे कि मान लीजिए पेल्विक टिल्ट में क्या देखने को मिल सकता है, लेबर का टाइमिंग होगा बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, इसे प्रोलॉन्ग लेबर के नाम से जानते हैं। आगे चल करके बहुत सी कॉम्प्लिकेशन माल प्रेजेंटेशन करवा सकता है, यहाँ पर सीपीडी करवा सकता है टिल्ट होने की वजह से। तो अवॉइड करना है, हाई हील्स को नहीं पहनना है, लाइट और लूज क्लॉथ यहाँ पर पहननी है। बात करते हैं, अवॉइड करना है किसी तरीके का कोई साइको एक्टिव सब्सटेंस का यूज नहीं करना है। अल्कोहल, दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, कैफीन, हेरोइन, गांजा, भांग, चरस, पान, सुपारी और किसी तरीके का हुक्का, सुट्टा या फिर किसी तरीके का कोई भी नशा नहीं करना है यहाँ पर। तो आपको साइकोलॉजिकल जो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उन सभी को अवॉइड करना है। बाद में बात करते हैं ट्रैवलिंग की और सेक्सुअल इंटरकोर्स की। तो भाभी जी को ट्रैवलिंग और सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में भी बताना है कि आपको कब कब ट्रैवलिंग करनी है और कब कब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती है। तो भाभी जी से बोलना है कि आपके लिए जो फर्स्ट जो सबसे सेफ पीरियड होता है, सेफ पीरियड फॉर ट्रैवलिंग एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए और ट्रैवलिंग के लिए जो सबसे सेफ ट्राइमेस्टर होता है वो सेकंड ट्राइमेस्टर है। सेकंड ट्राइमेस्टर में आप पारियां खेल सकते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में पारियां खेल सकते हैं। सेफ पीरियड होता है, सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग के लिए जिम्मेदार है कि अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है, भाभी जी से बोलना है अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है तो आप जाकर के सेकेंड ट्राइमेस्टर में कर सकती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, अगर आपसे रुका नहीं जा रहा है, भैया जी भाभी जी के बीच में भावना पर कंट्रोल नहीं है, दिल गलती कर बैठता है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, सेफ है। लेकिन भाभी जी को बोलना है अगर स्त्री है, इफ द हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन, अगर अबॉर्शन की हिस्ट्री है तो वहां पर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है,
किसी भी हाल में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो भाभी जी को अगर बोलना है आपको पहले भी क्या हो चुका है, अबॉर्शन हो चुका है, तो इस कंडीशन में हमेशा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। अब क्यों करना है, क्योंकि जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो भैया जी से क्या होता है, वहां पर सीमन रिलीज होता है। सीमन में क्या होता है, स्पर्म होते हैं, लेकिन सीमन में दूसरा पाया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जाकर के मायोमेट्री में कॉन्ट्रैक्शन ला सकता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन लाएगा। जैसे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से क्या हो सकता है, वहां पर परिपक्व नहीं है, लेकिन वहां पर परिपक्व नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन आएगा, वो ले जाएगा बच्चे को बाहर निकाल कर ले आएगा, तो अबॉर्शन करवा सकता है 22 वीक से पहले। अगर फीटस का वेट है वो 500 ग्राम से कम है, 22 वीक से पहले फीटल की मैच्योरिटी नहीं हुई है, फीटल लंग मैच्योरिटी नहीं है, तो उससे पहले अगर बच्चा डिलीवर होता है या फीटस डिलीवरी होती है उसे अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अपन ने अबॉर्शन अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, तो इसमें किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है तो जाकर के ओबीजी में जाकर के वहां पर आपका जो पढ़ाया था अबॉर्शन, उस अबॉर्शन में से जाकर अच्छी तरह इसको डील कर लेना, तो आपके सभी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। कि बर्थ को पिघलने में वक्त लगता है, जो ढल जाए सूरज तो निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा हिम्मत रख, थोड़ा और जोर लगा, क्योंकि जंग लगे दरवाजों को खुलने में वक्त लगता है, जंग लगे दरवाजों को खुलने में वक्त लगता है। मौसम होता है, बादल बनते हैं, लेकिन बादल को बरसने में वक्त लगता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि कभी भी 1-2 दिन में सफलता नहीं मिलने वाली है। आपको धीरज रखना है, धैर्य रखना है, पैशेंस रखना है, और आने वाले हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा करके एक बहुत सारा जब आप पढ़ लोगे तो एक अपने आप से अंदर में कॉन्फिडेंस झलकेगा। जब कॉन्फिडेंस होगा मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन के साथ साथ इंटरनल मोटिवेट होना है, इंटरनल मोटिवेट होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आने वाले क्वेश्चन है आप आसानी से इजी वे में बिना गलती किए, बिना नेगेटिव मार्किंग के वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे। तो यह आपको अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं कि डाइट की तो बात कर लो, इनसे पहले कि वेट गेन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ कि वेट गेन कैसे देखने को मिलेगा, तो भाभी जी में वेट गेन कैसे होता है, तो ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर के अनुसार किस तरीके से कब कब वेट गेन देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना वेट गेन होता है, 1 kg 1 किलो